गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। ये हमारा नया क्वेश्चन है। पहले हमने किया प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, उसके बाद हमने किया प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसमें हमने किया एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। अपन अध्ययन कर रहे थे प्लेटो का, उसमें आज हम करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। यानी प्लेटो का दार्शनिक राजा कैसा था, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इसके गुण और दोष। यानी प्लेटो क्या था, प्लेटो ने जैसा अपना राजनीतिक जीवन जिया उसके अनुसार ही उसने दार्शनिक राजा की विवेचना की। यानी क्या है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की कल्पना क्यों की और उसने दार्शनिक राजा को क्या है यानी संपत्तिहीन और क्या है संपत्ति विहीन और परिवार विहीन क्यों बतलाया है। यानी उसने प्लेटो ने कहा कि जो शासक होगा हमारा, जो दार्शनिक राजा होगा, उसको ना तो संपत्ति रखनी होगी और ना ही परिवार रखना होगा। यानी क्या है, वो प्लेटो द्वारा बताई गई शिक्षा पद्धति पर चलता हुआ विभिन्न प्रतियोगी और रचनात्मक परीक्षण, विभिन्न प्रतियोगी और रचनात्मक परीक्षाओं को पास करता हुआ आगे क्या है दार्शनिक राजा बनेगा। यानी उसने 18 से 20 वर्ष तक की आयु का एक क्रम बताया और 20 से 35 वर्ष 30 वर्ष की आयु का एक क्रम बताया और 35 वर्ष की आयु तक और 35 से 50 वर्ष की आयु तक अलग यानी परीक्षाओं की व्यवस्था की। यानी प्लेटो ने दार्शनिक राजा यानी क्या है, यानी दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसके लिए दिया, अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में क्या आएगा, राजा। यानी क्या है दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग क्या है, किसमें शासक और सैनिक वर्ग किसमें आएगा, शासक और सैनिक वर्ग। शासक और सैनिक वर्ग किसमें आएगा, ये दोनों अभिभावक वर्ग में आएंगे। यानी क्या है, यानी जो इन परीक्षाओं को पूर्ण करता हुआ, गहन अध्ययन करता हुआ और संसारिक मोह माया से विरक्त होता हुआ, यानी क्या है सोना चांदी तो उसे छूना भी मना है, साधारण भोजनालयों में वो क्या भोजन करेगा और साधारण शिविरों में वो सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और रचनात्मक परीक्षाओं को पास करता हुआ, यानी जो व्यक्ति यानी शासक और सैनिक वर्ग आगे आएगा वही क्या है प्लेटो का दार्शनिक राजा होगा, ऐसा प्लेटो ने कल्पना की थी। अब हम थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में करेंगे। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा का शासन के सिद्धांत में प्लेटो ने कहा है कि इस संबंध में उसने सबसे पहली परिभाषा दी है फोस्टर के अनुसार। यानी प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा क्या है, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत है। यानी हम ऐसे शुरुआत करेंगे कि फोस्टर ने क्या कहा है, ये आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, राइटर का नाम नहीं लिखना आपको इसमें। यानी क्या है, समस्त चिंतन में प्लेटो के समस्त चिंतन में यानी समस्त थ्योरी में प्लेटो के समस्त चिंतन, यानी इसमें आदर्श राज्य भी आ जाएगा, शिक्षा पद्धति भी आ जाएगी और क्या है इसमें यानी क्या है उसका न्याय सिद्धांत भी आ जाएगा। तो समस्त दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है,
समस्त दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको है? दार्शनिक राजा के सिद्धांत को है। ऐसे आप अपने किसी भी क्वेश्चन को, जैसे ये तो हमने दार्शनिक राजा के बारे में लिखा है, यानी प्लेटो के समस्त दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको है? दार्शनिक राजा के सिद्धांत को है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। क्योंकि और अगर हमें आदर्श राज्य करना है या न्याय संबंधी करना है तो हम ये फर्स्ट जो कथन है इसको अलग कर देंगे और क्या लिखेंगे? प्लेटो के समस्त दर्शन में जैसे आदर्श राज्य है या न्याय संबंधी विवेचना है तो हम क्या कहेंगे? प्लेटो के समस्त दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? न्याय संबंधी सिद्धांत को है। तो जो जिस क्वेश्चन का आंसर अपन करेंगे उसी को अपन ऐसे कर देंगे, शो कर देंगे। जैसे अगर दार्शनिक राजा का है तो दार्शनिक राजा लिख देंगे क्वेश्चन को उठाने के लिए, अगर आदर्श राज्य तो आदर्श राज्य लिख देंगे, और न्याय या शिक्षा संबंधी सिद्धांत है तो शिक्षा संबंधी सिद्धांत कर देंगे। तो हम कर रहे थे प्लेटो का दार्शनिक राजा। तो इस संबंध में क्वेश्चन ने कहा है कि प्लेटो के यानी समस्त दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसने किसको दिया है? दार्शनिक राजा को दिया है, क्योंकि ये उसकी समस्त थ्योरी का क्या है? आधार है। उसके बाद हम कहेंगे तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण, यानी क्या है? एथेंस और स्पार्टा ये के क्षेत्र विशेष के नाम है, यानी एथेंस एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न, धनिक वर्ग कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण, यानी प्लेटो का क्या उद्देश्य था? राजनीति में प्रवेश था। लेकिन क्या है? राजनीति में उसने क्या देखा? यानी दार्शनिक राजा के सिद्धांत में, यानी प्लेटो कहाँ का था? एथेंस का। और एथेंस के यानी प्लेटो का उद्देश्य क्या था? कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण प्लेटो का उद्देश्य क्या था? उसका राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना। लेकिन तत्कालीन राजनीति में उसने जो बुराइयां देखी और इसके साथ ही उसने क्या है? शासन तंत्र को क्या है या प्रशासनिक व्यवस्था को क्या है? भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था देखी और इसके साथ ही क्या है? अनेक बुराइयां देखी, तो इससे क्या है? प्लेटो का यानी राजनीतिक जीवन में प्रवेश है वो विमुख हो गया और उसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपके पास कम समय हो तो आप ये लिख सकते हो प्लेटो क्या था? कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजनीतिक जीवन व्यतीत करना। लेकिन क्या है? तत्कालीन समाज में उसने भ्रष्ट राजतंत्र देखा और उसमें क्या है? अनेक राजनीति और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को क्या है? भ्रष्टाचार में लिप्त देखा और ऐसे में वो क्या है? राजनीति से विमुख हो गया और उसने क्या है? दार्शनिक राजा की कल्पना की और उसमें उसने बताया कि दार्शनिक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण प्लेटो राजनीति में प्रवेश का इच्छुक था, किंतु तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों से वो राजनीति से क्या हो गया? विमुख हो गया, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। इसके आगे उसने कहा कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त मनन के विचार के पश्चात उसने यानी अपना ग्रंथ रिपब्लिक लिखा और रिपब्लिक में उसने अपने दार्शनिक राजा के विचार लिखे। उसमें उन्होंने कहा हमारे नगर राज्यों को तब तक कष्टों का यानी हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, तब तक दुखों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे और संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना ना आ जाए। यानी उसने क्या कहा कि हमारे समाज का या हमारे राज्य का तब तक सुधार या समाज में व्याप्त बुराइयां तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि क्या है? प्रत्येक
युवराज और राजाओं में दर्शन की भावना ना आ जाए। ऐसा प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में वर्णन किया है। और प्लेटो एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत स्थापित करने के पक्ष में है और उसने कहा कि राज्य के में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा पर भी उसने अपने विचार दिए, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संबंध व्यक्ति हो, यानी उसने राजा के साथ साथ उसमें और भी गुणों का वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए उसने क्या कहा कि वह शिक्षा से युक्त हो, यानी उसे शिक्षा का ज्ञान हो और साथ ही साथ उसमें क्या है उत्तम नैतिक चरित्र के सभी गुण उपलब्ध हो, ऐसा प्लेटो का मानना था। और प्लेटो दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ क्या है स्वयं के हितों का पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेना चाहता था। एक बात आप ये याद रखोगे कि प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य क्या था, कि प्लेटो का जो शासक था वो जनता के साथ क्या है शासन, या यूं कह लो राजा के हित, व्यक्तियों के हित के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित कर ले। यानी क्या है, यानी जनता के हितों के साथ सामंजस्य बिठा ले। यानी क्या है, राजा में भी दर्शन और नैतिकता की भावना आ जाए, तभी वह जनता के हित के लिए, यानी जनता के लिए, यानी उसके हित में कार्य कर सकता है और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकता है। इसके साथ ही उसने कहा कि उसके अपने कोई हित नहीं होते और समुदाय के हितों को ही वो दृष्टि में रखता है। यानी क्या है, जो प्लेटो का दार्शनिक राजा था उसका क्या है दूसरा नंबर, आप ये याद रखोगे, यानी एक तो वो क्या है जनता के हित के साथ तालमेल या तादात्म्य स्थापित कर लेता है। दूसरा क्या है, प्लेटो का कहना है कि शासक वर्ग के खुद के अपने कोई हित नहीं होते, कोई हित नहीं होते। यानी प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के लिए, यानी क्या है, ना तो संपत्ति रखनी है और ना ही परिवार रखना है। वो कंचन और कामिनी के मोह से विरक्त होकर क्या है जनता के हित में कार्य करेगा, तभी राजनीति में व्याप्त बुराइयां दूर हो सकेगी। इसके साथ ही उसने कहा कि उसे अपनी क्या है तृष्णा और इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा भी नहीं होती। क्या है, यानी प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में अपनी इंद्रियों को वश में करने की यानी प्रवृत्ति का विकास किया है। और इसके साथ ही उसने कहा है कि उसमें तृष्णा और इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा नहीं होनी चाहिए, उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण उत्पन्न होने चाहिए। यानी तीसरा नंबर हम क्या कहेंगे, यानी श्रेष्ठ आत्मा, नैतिकता, श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण क्या है प्लेटो के दार्शनिक राजा में होने चाहिए। इसके साथ ही उसने क्या कहा कि उसमें श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संबंधित व्यक्ति हो, तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। यानी क्या है, राजा में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र, दूरदर्शिता और इसके साथ ही मिलकर शासन संचालन की योग्यता होनी चाहिए। यानी क्या है, उसने क्या कहा कि प्लेटो के जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत था उसमें उसने कहा कि अन्य अधिकारियों के, प्रशासनिक कर्मचारियों या जनता के समान ही, या अन्य राजा के समान जिनमें नैतिकता हो उसके समान ही दार्शनिक राजा में भी क्या है इंद्रियों को वश में करने, नैतिकता, शिक्षा और चारित्रिक दृष्टि से यानी क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और उत्तम चरित्र के निर्माण
निर्माण करने वाला होना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा राज्य के हितों के साथ अपने हितों का तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यानी क्या है, अपने हित को यानी जनता के हित में ही अपने हित को सोचता है। इसके साथ ही उस अपने कोई हित नहीं होते और संपूर्ण समुदाय के हितों को साथ में लेकर चलता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के अपने कोई हित नहीं होते, उसे ना परिवार रखना है ना संपत्ति रखनी है, जनता के हित को ही वह अपना या संगठन के समुदाय के हित को ही वह अपना हित समझेगा। इसके साथ ही हम आगे करते हैं कि वह सत्य का अन्वेषक है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। यानी क्या है, वह सत्य का पुजारी है, सत्य को बांटने वाला है और क्या है, जब तक सत्य का अस्तित्व स्थापित नहीं हो जाता जब तक क्या है, प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या है, प्रयास करता रहेगा। वह सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर आधारित है। इसके साथ ही आगे प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता की आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक और न्याय संगत परिणाम है। और इससे ही हम आगे करेंगे कि प्लेटो की धारणा थी, यानी प्लेटो के समय में जो राजा थे वो क्या थे, निरंकुश थे और क्या है, वो अपने हितों के बारे में ही सोचते थे, उनमें नैतिकता का पुट नहीं था और व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता नहीं देते थे। ऐसे में प्लेटो ने कहा कि प्लेटो की धारणा थी कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये बात ध्यान रखना कि प्लेटो ने ये अंडरलाइन करके लिखना, यानी दार्शनिक राजा के सिद्धांत में यानी किसको कोई स्थान नहीं मिलता, यानी कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी क्या है, जहाँ राजा क्या है, सद्गुणी हो और जनता आज्ञाकारी हो तो वहाँ क्या है, कानून की या दंड की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए राजा को सद्गुणी, सदाचारी और जनता के हित में बनाने के लिए उसने शिक्षा पद्धति का वर्णन किया दार्शनिक राजा के लिए और न्याय सिद्धांत का वर्णन किया, ताकि क्या है, जो प्लेटो का दार्शनिक राजा हो वो क्या है, सत्य का अन्वेषक हो और जनता के हित में कार्य करे। जैसा कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसा कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि इस संबंध में कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि जहाँ राजा सद्गुणी हो वहाँ कानून यानी वहाँ कानून अनावश्यक है। यानी जहाँ राजा क्या है, सद्गुणी है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, वहाँ क्या है, न्याय की आवश्यकता नहीं होती। यानी उसने क्या कहा है कि जिन राजा के जहाँ सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। यानी क्या है, सद्गुण, इसमें क्या कहेंगे, राजा सद्गुणी है तो कानून की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। और जहां राजा सद्गुणी नहीं है, राजा सद्गुणी नहीं है वहां क्या है, कानून क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, कानून निरर्थक है। यानी प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में ये इस बात पर जोर दिया है कि जहां राजा सद्गुणी है, सत्य का अन्वेषक है, सदाचारी है, जनता के हित के बारे में सोचता है, वहां कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहां राजा ही सद्गुणी नहीं है, यानी राजा ही सद्गुणी नहीं है तो कानून निरर्थक है। यानी क्या है, राजा में ही यानी जनता के हित की भावना नहीं है तो वो क्या है, यानी वही शक्तिशाली है और वहां यानी कानून यानी क्या है, कानून को कौन चलाएगा, यानी राजा के मुख से निकले वाक्य ही कानून होंगे, तो कानून निरर्थक है, कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके साथ ही यानी इस संबंध को बारकर ने स्पष्ट किया है कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की से संबंधित पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। यानी इस कथन को ही बारकर ने आगे सिद्ध किया है
प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत यानी उसकी आत्मा का सिद्धांत है, जो सत्य का अन्वेषक है, बाहर से थोपी हुई कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा के सिद्धांत में उसकी विशेषता है कि दार्शनिक शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यानी क्या है, प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है उसको शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। देखो बच्चों, ये बात आप ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लेना कि प्लेटो का शासक या राजा, यानी क्या कहोगे, प्लेटो का शासक या राजा, इसकी एक विशेषता है कि वो उसे शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यानी क्या है, प्लेटो के शासक को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यानी पूर्ण शक्ति में क्या है, क्योंकि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो कानून का अन्वेषक है, कानून का पुजारी है और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करेगा। यानी प्लेटो ने जैसे दार्शनिक राजा की कल्पना की है वहां कानून की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्लेटो का कहना है। इस प्रकार वे कानून, परंपरा और जनमत के अधीन नहीं है, लेकिन यानी इसमें क्या कहेंगे, जैसे आपने पढ़ा कि वे कानून, परंपरा और जनमत के अधीन नहीं है। यानी प्लेटो के दार्शनिक शासक को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। और दूसरा क्या है, वो कानून, परंपरा, अभिसमय, रूढ़ियां, प्रथाएं और जनमत के भी अधीन नहीं है। यानी अब तक कानून यह बताता है कि भी किसी भी व्यक्ति को असीमित शक्तियां प्रदान कर देना क्या है, निरंकुशता का प्रतीक है। लेकिन प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को इस प्रकार तैयार किया है, उसकी यानी न्याय संबंधी सिद्धांत और शिक्षा संबंधी सिद्धांत, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि उसमें यानी दार्शनिक राजा के लिए ऐसी व्यवस्था की, ऐसी रचनात्मक परीक्षाओं की व्यवस्था की, ऐसे गहन अध्ययन की व्यवस्था की, जिसमें क्या है, इन सबके में होते हुए भी प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या है, जनता के हित में ही कार्य करेगा और वह सत्य का पोषक और रक्षक होगा और जनता के हित में ही कार्य करेगा। और इसके साथ ही वह संविधान में मूल प्रबंधों में स्वतंत्र नहीं है और इसके साथ ही प्लेटो के दार्शनिक राज्य में नियमों के पालन हेतु बाध्य बताया है। यानी क्या है, तो हमने ये पढ़ा भी प्लेटो के दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियां प्राप्त है और वो क्या है, कानून, परंपरा, जनमत के किसी के भी अधीन नहीं है। फिर भी प्लेटो का दार्शनिक राजा है वो क्या, निरंकुश नहीं है और क्या है, वो उस पर भी कुछ नियमों की बाध्यता है। यानी कुछ नियमों का उसे प्लेटो के दार्शनिक राजा को भी पालन करना है। अब हम क्या करेंगे, प्लेटो के दार्शनिक राजा किन किन नियमों से उस पर प्रतिबंध है। जैसे कुछ नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा क्या है, उसको परिवार और संपत्ति नहीं रखनी है। और इसके साथ ही हम करेंगे कि प्लेटो ने शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं अधिक विषम न हो। पहला क्या है, धन और संपत्ति की विषमता अधिक ना हो। यानी पहला नियम ये लागू होता है कि प्लेटो का जो शासक है उसको यह देखना चाहिए अपने नगर राज्य में कि धन और संपत्ति की यानी विषमता, यानी क्या है, अमीर और गरीब की खाई
अधिक बढ़नी नहीं चाहिए, अमीर और अधिक अमीर और अधिक गरीब ना हो, यानी धन की अधिकतम समानता स्थापित किया जाना चाहिए। एक तो प्लेटो के दार्शनिक राजा को इस नियम का पालन करना है, और दूसरा क्या है कि क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती है, यानी धन और संपत्ति की जो विषमता है उससे क्या है समाज और राजनीति में क्या है अनेक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है, और क्या है व्यक्ति क्या है भ्रष्ट हो जाता है। इसके साथ ही उसने दूसरे नियमों का पालन के बारे में कहा है कि दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए जहाँ की राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। यानी दूसरा नियम जो हमारा लागू होता है राज्य के आकार पर, यानी राज्य का आकार ज्यादा बड़ा ये नहीं होना चाहिए कि उसमें क्या है साथ ही राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। यानी पहला हमने कहा कि शासक को ये ध्यान रखना चाहिए कि धन और संपत्ति की विषमता अधिक ना हो, अगर ये अधिक होगी तो क्या है समाज और राज्य में क्या है बुराइयां पनपेगी। दूसरा क्या था राज्य का आकार इतना बड़ा ना हो कि उसमें एकता और आत्मनिर्भरता की भावना ही खत्म हो जाए। इसके साथ ही हम आगे करेंगे उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करे। यानी तीसरा क्या पढ़ेंगे न्याय की उचित व्यवस्था। यानी क्या है यानी प्लेटो का दार्शनिक राजा को यह ध्यान में रखना है कि न्याय की उचित व्यवस्था बनी रहे और प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे। तो ये हमारा तीसरा था प्लेटो का यानी दार्शनिक राजा पर कौन सा प्रतिबंध यानी न्याय की उचित व्यवस्था हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे और वो अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो। इसके साथ ही शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यानी चौथा नंबर आप ये ध्यान में रखोगे कि राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यानी पहला हो गया धन और संपत्ति की विषमता अधिक ना हो ताकि समाज में बुराइयां ना फैले और राज्य का कार्य इतना ही हो कि एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। न्याय की उचित व्यवस्था हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे। और क्या है राज्य को शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए ताकि वो क्या है यानी राज्य क्या शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अगर बड़ी राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या शासक और जनता दोनों को इससे क्या है परेशानी होगी। इसके साथ ही यानी उसके दार्शनिक राजा के संबंध में विशेष बात यही है कि उनका जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन है। यानी उन्होंने क्या कहा शासक का जीवन भोग का नहीं शासक का जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन है। उसे ना तो क्या है संपत्ति रखनी है और ना ही परिवार। प्लेटो की नजरों में ऐसा राजा ही जनता के हित में कार्य कर सकता है। आलोचना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस